एटलीस्ट एक टिकट तो नॉर्थ इंडियन को मिलना चाहिए। 2028 में जब असेंबली इलेक्शंस हो गए, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में राज करेगी। गोलकोंडा किले के ऊपर भाजपा का झंडा लहराएगा। आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 8-9 सीट तो कम से कम आना चाहिए 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस में। पिछले चुनाव के अंदर तेलंगाना के अंदर बीजेपी की 1 सीट आई थी। इस बार वो काफिला जो है वो 8 तक पहुंच चुका है और इस बार और भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज के साथ में बीजेपी यहां पे आगे बढ़ चुकी है। और इस काम के अंदर बीजेपी की जो टीम है वो बड़ी मेहनत कर रही है और उस टीम का बहुत बड़ा पार्ट हैं विजय सुराणा जी, जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर, साथ ही बीजेपी के अंदर आप ट्रेजरर हैं और इस काम को इस बार इन्होंने बड़े बखूबी अंजाम दिया है कि मोदी जी भी इनके फैन हो चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुराणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नाउ के ऊपर। और सुराणा जी, हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने इस बार बड़ा अच्छा गेन किया है, तो इस पहले तो आपको जानना चाहेंगे कि ये गेन को आप कैसे देखते हैं? गेन बहुत पॉजिटिव गेन है। जो 6% वोटिंग था बीजेपी के फेवर में 2018 चुनाव में, अब जाके 14% हो गया है वो। और 1 सीट थी पहले, ठीक है, वो बाई इलेक्शंस में 3 सीट पे चले गए, और लेकिन अब जो 8 सीट आई है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच है पब्लिक का बीजेपी की तरफ। और जो हिसाब से मोदी जी का जो काम हो रहा है देश भर में, और तेलंगाना के लिए भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली भी और दूसरे तरीके से भी, तो डेफिनेटली 2024 इलेक्शंस जो मई में होने वाले हैं, 4-5 महीने ही रहे हैं उसके लिए, जो 17 सीट है एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसमें से डेफिनेटली जो हिसाब से जो वातावरण बन रहा है तेलंगाना में, किशन रेड्डी साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर लक्ष्मण जी है, अपने राजा सिंह जी जो हिंदू समाज को मतलब जो इतना कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो ये हिसाब से मेरे को लगता है 8-9 सीट तो कम से कम आना चाहिए 2024 पार्लियामेंट इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को, तेलंगाना के हद तक। एक बार देखने को मिला था कि बीजेपी बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ कर रही थी, लेकिन तभी बीजेपी के यहाँ पे जो संगठन है उसके अंदर बड़े बदलाव होते हैं और फिर थोड़ा सा डाउन आना शुरू हो जाता है, लेकिन इस इलेक्शन के दौरान थोड़ा सा अप हुआ। तो इस जो डाउन अप वाले सीन को कैसे देखते हैं आप? ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है, पॉलिटिकल पार्टी छोड़े हर संगठन में होता है, हर संस्था में होता है, अपने सामाजिक संस्थाओं में भी होता है। थोड़े मतभाव होते हैं, बट इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और ये तो एक इतनी बड़ी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। छोटे मोटे चलते रहते, बट ये कोई खास सीरियस बात नहीं है, क्योंकि मैं तो टोटली इन्वॉल्व हूँ, नीचे स्तर तक इन्वॉल्व हूँ और ऊपर स्तर तक भी अपना मतलब मीटिंग्स वगैरह होते हैं। ऐसी कोई मतभेद वाली बात नहीं है, ठीक है। मन मुटाव होता है, वो हाथों हाथ क्लैरिफाई हो जाती है। उसको ये मीडिया वाले ज़्यादा पब्लिसाइज कर देते हैं कि इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फूट है वगैरह, बट ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिलती है। सुराणा जी, ऐसा था कि बीजेपी यानी यहाँ पे जो कोर टीम काम कर रही थी, एक दौर के अंदर भी बड़ा काम हुआ था और तब लेकिन उसका बड़ा फायदा एनटीआर लेकर के चले गए। एनटीआर अचानक से आते हैं, 4 महीने के अंदर पूरा खेला बदल देते हैं और एक बार उनके पास में सत्ता पहुँच जाती है। इस बार भी बीजेपी बड़ा काम कर रही थी, लेकिन आखिर में जाकर के थोड़ा सा ढुलमुल जो बीच में हुआ उसकी वजह से फिर कांग्रेस यहाँ पे बड़ा गेन करती है और सरकार बना ली जाती है। इस बार क्या कुछ देखेंगे कि इस बार जब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, पिछली बार 4 सीटें आई हुई हैं, इस बार उसको आप कैसे देखेंगे? मैं वापस वही आ रहा हूँ, मोदी जी के राज में मतलब नेतृत्व में देश भर में जो काम हो रहे हैं, तो पब्लिक को वो है। और जब वोटर वोट डालने जाता है, पार्लियामेंट इलेक्शंस के टाइम उनका सोचना अलग रहता है और असेंबली इलेक्शंस के टाइम सोच अलग रहती है। पार्लियामेंट इलेक्शंस में जब भी वोटर जाएगा, उनको मोदी जी का चेहरा सामने दिखेगा। और आज मोदी जी देश में क्या पूरे मतलब विश्व भर में आज सबसे टॉप लीडर बन के उभरे हैं, तो उनको भी लगता है कि ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो पार्टी को मोदी जी लीड कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट इलेक्शंस में मेरे को लग रहा है जो हिसाब से वातावरण बन रहा है, और अभी 3 इलेक्शंस हाल ही में हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों स्टेट्स में इतनी बहुमत से बीजेपी जीती है। वहाँ भी इसीलिए जीते कि मोदी के कारनामे मतलब जो कार्य हो रहे हैं पब्लिक जानती है ये सब। और रहा स्टेट इलेक्शंस में, उस टाइम वोटर की सोच अलग रहती है कि मेरे को ये स्टेट से क्या मिल रहा है, लेकिन जब देश के इलेक्शंस होंगे तो डेफिनेटली मोदी जी का चेहरा सामने रहेगा। और इस बार मुझे पूरा यकीन है, जो 303 सीट पहले है एनडीए के पास, इस बार 350 के पार होगा सिर्फ बीजेपी का। एनडीए का मिला होगा तो 400 पार होएगा इस बार।
चलिए वो तो एक मामला है आगे के लिए, लेकिन उसमें दौरान एक और बड़ी चीज़ आ जाती है, वो ये है कि जैसे हैदराबाद जैसे लोकेशंस के ऊपर वहाँ पर नॉर्थ इंडियंस बड़ी तादाद में रहते हैं, और वो नॉर्थ इंडियंस अपेक्षा कर रहे थे कि बीजेपी वाले उनको कुछ टिकट देंगे, उनके आदमियों को टिकट देंगे, नॉर्थ इंडियन को कोई टिकट देंगे ताकि रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ सके। यहाँ पे बड़ी तादाद में तो मारवाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया गया। और जैसे गौशा महल है, और एक दूसरा जो है वो सनत नगर है, जहाँ से अगर किसी नॉर्थ इंडियन को टिकट मिलती तो लोग उसकी तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन होता क्या है कि बीजेपी उनकी टिकटों को काट देती है और वहाँ पे यहाँ पे किसी और आदमी को बैठाती है, और उसके बाद में होता यह है कि जितने भी जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो सारे के सारे टीआरएस को एक तरफा वोटिंग कर डालते हैं। तो क्या आपको लगता है इस बार वो लोग, बीजेपी ऐसा कुछ उनके लिए करेगी कि वो उनकी तरफ आ जाएं? मैं तो पार्टी का एहसानमंद हूँ जो मुझे ट्रेजर का पोस्ट दिए हैं, और ऐसा है कि नॉर्थ इंडियंस बिल्कुल उनको भी टिकट मिलनी चाहिए असेंबली इलेक्शंस में, पार्लियामेंट्री, क्योंकि आज जो स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट के, तेलंगाना स्टेट में 18 से 20 लाख नॉर्थ इंडियंस पॉपुलेशन है। तो वो ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक टिकट तो देना चाहिए सामने आने वाले इलेक्शंस में। और बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जो सेंट्रल पार्टी है वो ये बात को कंसिडर करेंगे कि 18 से 20 लाख जो पॉपुलेशन है नॉर्थ इंडियंस को, उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। मतलब कि इस बार सिकंदराबाद और मलकाजगिरी दोनों में से किसी एक के लिए कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन को किसी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यहाँ से? उम्मीद तो है, और इसके लिए ऑलरेडी बातचीत भी हो रही है। मैं भी बात कर रहा हूँ, और मेरे साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं अपने समाज के, और वो भी बता रहे हैं कि कम से कम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एटलीस्ट एक टिकट तो नॉर्थ इंडियन को मिलना चाहिए तेलंगाना पार्लियामेंट इलेक्शंस में। अच्छा, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और एक बिजनेसमैन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो जो हम यहाँ पे जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो क्यों उनको टिकटें नहीं मिल पाती हैं? आखिरी मौका आता है तब कोई मुद्दे हावी हो जाते हैं, कोई बड़ा नेता कूद पड़ता है और उनको सारी चीज़ें उनकी तरफ चली जाती हैं, और ये लोग हर बार अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक मतलब मुंह ताकते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बेसिकली नॉर्थ इंडियंस पूरे बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन कभी भी ये रिस्क लेना नहीं चाहते, वो ओपन में आना नहीं चाहते। इनफैक्ट जब मैं 2013 में जब मैं बीजेपी का मेंबर बना था, उस टाइम अंदर की बातें कृष्ण रेड्डी साहब खुद बोले, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको ये पॉलिटिकल फील्ड में क्यों इंटरेस्ट है, और इससे क्या मतलब क्यों आपको ये रुचि है। खैर मेरे कुछ अलग ख्वाब थे, अलग सपने थे देश के लिए, तो फाइनली मैं 2013 में मेंबर बना हूँ। और इनफैक्ट मेरे फैमिली वाले भी काफ़ी अपोज किए थे कि तुम अपोजिशन पार्टी से जाके मेंबरशिप लिए वगैरह, तो बोलेगा लोग उतनी जल्दी रेडी नहीं होते पॉलिटिकल साइड आने के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन है वो लोग, वो चाहते हैं कि सब पार्टियों से मिलके रहे ताकि कोई भी पार्टी पावर में आए तो उनको कोई खतरा ना हो बिजनेस को। मेरी सोच अलग थी, मैं अलग बड़ा हूँ, और आज पूरे फैमिली का सपोर्ट है, पूरे समाज का सपोर्ट है, पूरे नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी का सपोर्ट है, मैं गर्व से कह सकता हूँ। और अब मेरे को देखते हुए इनफैक्ट पिछले 15 अगस्त को मैं 450 अपने जैन भाइयों को, यंगस्टर्स को मेंबरशिप दिलवाया था 15 अगस्त को प्रेसिडेंट के हाथ से अपने। तो अब लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, हाँ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते अपनी नीयत अच्छे हो, काम अच्छे हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो, राज्य के लिए कुछ कर सकते हो, तो कोई गलत बात नहीं है। अब वो रियलाइजेशन आ रहा है पब्लिक में, और लोग जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल। तो मतलब कहने का है कि 2024 वाला जो इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर बीजेपी अभी नई एनर्जी के साथ में आएगी क्या? लेकिन एक बड़ा पहलू ये भी है कि क्या जो यहाँ का संगठन है उसमें कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे? संगठन ऐसे तो अच्छी खासी अच्छा काम कर रहे हैं, और क्योंकि मैं तो अभी क्योंकि ट्रेजरर रहते हुए ये 1.5 महीना जो मैं पार्टी में इन्वॉल्व था, टोटली सवेरे से रात की आधी रात हो जाती थी, तो संगठन बहुत काम कर रहे हैं। और बीजेपी को मेन एडवांटेज क्या है, आरएसएस और एबीवीपी का भी एडवांटेज है, जो ग्राउंड रूट पे काम करते हैं, सपोर्ट है बीजेपी के लिए, और ये उभर के आएगा। और आप नोट कर लीजिए, आपकी आज की तारीख और टाइम 2028 में जब असेंबली इलेक्शंस हो गए, भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में राज्य करेगी, गोलकोंडा किले के ऊपर भाजपा का झंडा लहराएगा, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। और इस दौरान आप किसका सपोर्ट देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे ओवैसी है, ओवैसी फैक्टर जो है स्लोली डाउन होता जा रहा है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना होगा? अब ये वो कम्युनिटी की बात आ गई है, तो अब उनको भी लग रहा है कि आज ओल्ड सिटी का मामला ले लीजिए आप, आज ओवैसी फैमिली वहाँ पे इतने सालों से, कितने दशकों से वहाँ राज कर रहे हैं, आज ओल्ड सिटी की हालत देखिए आप,
आप रोड पे चल नहीं सकते, ना कोई सीवरेज लाइन से बराबर, ना कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई बराबर, ना पीने का पानी मिलता है बराबर। तो अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि खाली बस वो जाति के ऊपर वोट देंगे तो अपना कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। वोट उन्हीं को देना चाहिए जो अपने एरिया, अपनी कम्युनिटी और सबके लिए काम कर सकते हैं, और उनको मोदी जी पे भरोसा है इसके लिए। और राज्य में जो भी पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी पे उनको भी लग रहा है, जो जो काम हो रहा है उनको लग रहा है कि डेफिनेटली वी शुड सपोर्ट बीजेपी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय सुराणा जी का भी मानना है कि इस बार बीजेपी जो है 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा गेन करने वाली है। पिछली बार 4 सीटें थी, इस बार ये सीटों की जो तादाद है वो बीजेपी चाहेगी। जिस तरह से विधानसभा के अंदर वो 1 सीट से 8 पे पहुंचे, तो शायद इस बार वो भी कोशिश होगी कि वो भी इसी लेवल पे आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।